हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ रैंकर। मैं नीतीश कुमार आपको इस सेशन में स्वागत करता हूं। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उस छात्रों के लिए जो किसी भी तरह का जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज आपका जीव विज्ञान का सॉल्यूशन दिया गया है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। अगर यह सारे चीज़ को अगर आप देख लेते हैं, देखकर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं, देखते हैं कि जो चैप्टर वाइज जो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है और यह 6000 प्लस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इसको हम करते हैं तो एक क्वेश्चंस पे कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन जो है, एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वह आपका 10 से 12 क्वेश्चन को टैली करता है। और अगर यहाँ पे हम 6000 क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो 6000 क्वेश्चन को अगर 12 क्वेश्चन एक क्वेश्चन को बनाता है तो कितना ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा वह आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जो रिवीजन होगा वह तो होगा ही। तो चलते हैं अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट है जो कि सेल है। तो यह सेल का सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं कि सेल से जितना भी क्वेश्चंस बनेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे इस सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि डीएनए में होता है, जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है। तो डीएनए में आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है सो देखिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 या उससे ज्यादा एमिनो एसिड प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। कह रहा है कि प्रोटीन के एक अणु में 300 से ज्यादा आपका एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। यह हमारे बॉडी को बिल्डिंग्स करने में, मजबूत बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायता होता है। कह रहा है कि प्रोटीन जो है वो आपका एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स अमाशय के जठर रस निकालता है। जो आपका पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स जो होता है वो अमाशय से जठर रस, जो इसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह निकालता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। जो सेल होता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। एक्सप्लेनेशन है, कोशिका सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया। इसका जो खोज था वह रॉबर्ट हुक ने किए थे और 1665 में किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यह एटीपी और एडीपी में तथा एडीपी को एटी में परिवर्तन करता है। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और इसमें श्वसन की क्रिया होती है। और यह एटीपी को एडीपी में और एडीपी को एटीपी में कहता है। और जो एटीपी जो है वह आपका एटीपी कोशिका का ऊर्जा इसी से होता है, कोशिका का ऊर्जा निकलता है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। इसे ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। यह कोशिका में होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जो केंद्रिकाएं हैं उसको हम लोग कोशिका का ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं और इसका खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किए थे 1831 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है? कह रहा है कि ट्रू जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस है, वह किसमें नहीं पाया जाता है? तो आपका जीवाणु में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, जीवाणु बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। जो बैक्टीरिया होता है यह यूनिसेलुलर होता है, इसलिए इसमें आपका वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इसमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है जिसे न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है म्यूटरिज्म सहोपकारिता कहते हैं। दो जीवों में ऐसा संबंध जिसमें कि दोनों जीवों का लाभ हो उसे आपका म्यूटुअलिज्म कहते हैं। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करता है, और जो लाइकेन का निर्माण करता है दोनों में जो आपका कवक और शैवाल का जो संबंध होता है उसको आपका म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें दोनों को फायदा होता है। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम में आता है। सबसे लंबी कोशा होता है, कोशा में सेल कहता था। सबसे लंबी जो सेल होता है वह तंत्रिका कोशिका का होता है। तंत्रिका कोशिका का जो सेल होता है वह सबसे लंबा होता है। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, न्यूरोसेल जिसको बोलते हैं। सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? तो राइबोसोम जो होते हैं वह आपका आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। एक्सप्लेनेशन, राइबोसोम आरएनए में प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग जो है वो आपका राइबोसोम है, और राइबोसोम जो बने होते हैं वो आपका आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। कोशिका सेल शब्द किसने दिया? सबसे पहले कोशिका जो शब्द है वह किसने दिया? तो वह आपका रॉबर्ट हुक है, वह कोशिका शब्द दिए थे। एक्सप्लेनेशन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका सेल शब्द दिया। 1676 में ल्यूवेनहॉक जीवाणु का खोज किया। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में केंद्रक की खोज किया, और आपका वाल्टर फ्लेमिंग जो है वह 1879 में मेटोसिस डिविजन्स का पता लगाया। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने पेनिसिलिन का खोज किया 1928 में। तो इसमें सारे जो है वह दिया हुआ है। आपका पहला जो है कोशिका शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक जो है वह कोशिका शब्द किए। रॉबर्ट ब्राउन जो है वह आपका रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किया था 1831 ईस्वी में। फ्लेमिंग जो है वह फ्लेमिंग जो है वह आपका पता लगाया, पेनिसिलिन की खोज किए थे 1928 में। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें, अब लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। वह क्यों कहते हैं? उसका आंसर है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होते हैं, इसीलिए आत्महत्या का थैला कहलाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम जो है वह सिर्फ आपका एनिमल सेल्स में पाया जाता है, या आपका प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया से ही आपका एटीपी में इसका जो ऊर्जा है वह निकलता है। एक्सप्लेनेशन है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचार्ड अल्मैन ने किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने रखा है। यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। गोल्जी बॉडी प्लांट्स एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया। इन्हीं के नाम पर इसे गोल्जी बॉडी रखा जाता है। इसके द्वारा सेल में पदार्थों का परिवहन होता है। न्यूक्लियोसिस
न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यह आरएनए एवं प्रोटीन ट्रांसलेशन में सहायक होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ईस्ट है, ईस्ट एक आपका यूकेरियोटिक होता है। ईस्ट यूकेरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं। ईस्ट जो होते हैं वह आपका यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना हुआ होता है, जैसे कि एग्जांपल में अमीबा आपका, उसके बाद लेना, यह सब जो है एक कोशिकीय जीव है। यूनिसेल्युलर आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म है। कह रहा है वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि आपका मैन, डॉग, मैंगो जो हो गया, ये सब टाइगर, यह सब आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे ईस्ट जो है वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, याद रखिए। कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में कहने का मतलब है जो कवक होते हैं वह किसी पे उगते हैं, किसी पे, जो मृतोपजीवी करने का मतलब है कि कोई सड़ा गला चीज जो है उस पे ये उगते हैं, इसीलिए इसको मृतोपजीवी कहते हैं। इसका रिलेशन है सभी कवक अधिकतर मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स होते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी किसे कहते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो आपका हरे पौधे होते हैं वह स्वपोषी ग्रुप में आते हैं, और हम लोग जो है, जो मानव है, एनिमल्स है, वह सब स्वपोषी नहीं, वह परपोषी है। हम लोग दूसरे पर डिपेंड है। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है उसे परपोषी कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, हाथी, घोड़ा, ये सब जो है वो परपोषी में आता है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। जो कवक में जो भोज्य पदार्थ होता है वह आपका ग्लाइकोजन या तेल होता है। कवकों में भोज्य पदार्थ प्रायः ग्लाइकोजन या तेल के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। तो आरएनए में आपका थाइमिन के स्थान पर जो होता है यूरेसिल होता है। यूरेसिल कह रहा है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए में नाइट्रोजनियस बेस दो प्रकार का होता है। एसिटोबैक्टर जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है। इसमें एसिटिक एसिड होता है। राइबोसोमियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, तो जीव माइक्रोप्लाज्मा का होता है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी का पर सबसे पहला जीव आर्चे बैक्टीरिया है। पृथ्वी का सबसे पहला जो जीव है वो आपका आर्चे बैक्टीरिया है। कहता है कि ईस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7 इत्यादि पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। एक्सप्लेनेशन है, प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोशिका में जल खनिज लवणों में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। एनिमल सेल जंतु कोशिका का बाहरी आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। जो एनिमल सेल जो होता है उसका बाहरी आवरण जो होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है।
यह जो होता है आपका 2 लाख गुना होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यह 2 लाख गुना बड़ा करके देख सकता है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशंस 2 लाख गुना होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है प्रोटीन। कोशिका में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है पदार्थ वह आपका प्रोटीन है। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है। कोई भी सेल का जो निर्माण होता है उसमें प्रोटीन सहायक होता है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादक किया था 1839 में जो है वो सेल थ्योरी प्रतिपादक किसने किए थे? तो इसका आंसर होगा स्लीडन एवं स्वान ने। श्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा PPLO का होता है। सबसे छोटी जो कोशिका होता है आपका माइक्रोप्लाज्मा PPLO का होता है। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। कह रहा है कि पादप कोशिका प्लांट सेल, ये आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल के दोनों को अंतर, जो दोनों में अंतर करता है वह क्या है? तो कह रहा है कि पादप कोशिका में कोशा भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका होता है, प्लांट सेल होता है, उसमें सेल वॉल जो होता है वह सेलुलोज की बनी होती है। यही दोनों का अंतर करता है। और आपका जो प्लांट सेल होता है उसमें आपका सेल वॉल होता है और एनिमल सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में विभिन्नता का एक मुख्य लक्षण सभी पादप कोशिकाओं की कोशा भित्ति में सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ कोशिका की सुरक्षा भी प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वह सेल को तो एक निश्चित आकार प्रदान करता ही है, इसके अलावा इसको सुरक्षा भी प्रदान करता है बाहरी ऑब्जेक्ट से। कोशा भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। कह रहा है कि जो आपका यह सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल आपका प्लांट सेल में ही पाया जाता है, यह आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। प्लाज्मा जो झिल्ली होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, वह आपका प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों पाया जाता है। लेकिन आपका जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति जो होता है, वह सिर्फ आपका जो वनस्पति कोशिकाओं मतलब प्लांट सेल है उसमें पाया जाता है। यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो कह रहा है कि कोशिका में अगर राइबोसोम को नष्ट किया जाए तो वह क्या होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए ही होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, यदि कोशिका का राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाए तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है और राइबोसोम जो है वो आपका प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। इसलिए अगर कोशिका को सेल में से अगर राइबोसोम को हटा देते हैं तो यह क्या होगा? आपका प्रोटीन संश्लेषण उसमें नहीं होगा। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होता है। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। पहले वाला एक्सप्लेनेशन में देखो, इससे होगा कि आपको रिवीजन होते जाएगा। आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। जो आरएनए है उसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए में राइबोस शर्करा होता है। डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है।
डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक आपका न्यूक्लियोटाइड्स है। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह आपका ए डी ई के है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि आपका जो जल में घुलनशील विटामिन है, जो आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है वह आपका बी और सी है। मतलब कि बी और सी जो है विटामिन और वाटर में घुल जाते हैं। और आपका जो फैट सॉल्युबल है विटामिन वह आपका ए डी ई के है। ए डी ई के विटामिन जो है वह फैट में घुल जाता है, इसलिए इसको फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो यह माइक्रोप्लाज्मा की है। माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका होता है वह सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होता है। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थों के अपघटन करता है। यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, झाड़ू इत्यादि पर होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि जीवाणु में गोल डीएनए पाया जाता है। अभी इससे क्लियर होगा कि जीवाणु में जो है वह आपका डीएनए गोल पाया जाता है। कुछ जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोग पाए जाते हैं जिसे पीली कहते हैं। क्वेश्चन है, प्याज को छीलने या काटने पर आंख में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है। जब हम लोग प्याज को छीलते हैं या काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आ जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वह प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक होता है। अब देखिए कि प्याज में जो कौन सा गंधक होता है जिससे कि आपको आंसू आ जाता है, तो इसमें आपका प्याज में SO2 गैस होता है जो जल में घुलकर H2SO4 बनाता है। प्याज काटने पर जब यह आंख में पड़ता है तब आंख से आंसू निकलता है। क्या समझ में आ गया? इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छीलने या काटने पर आंखों से आंसू निकलता है। प्याज में एलाइजल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो प्याज में जो गंध होता है वह किसके वजह से होता है? आपका एजाइलल प्रोपाइलल डाइसल्फाइड की वजह से इसमें गंध होता है। और प्याज में आपका SO2 गैस पाया जाता है जो जल में घुलकर आपका H2SO4 बना लेता है और जिससे काटने पर हमारे आंखों में आंसू आता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं या जो ग्लूकोज जो होता है वह उसका ऑक्सीकरण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। केंद्रक कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, अतः इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी नियंत्रण हमारे कोश के सेल में होता है वह सारे चीजों का नियंत्रण जो है वह केंद्रक करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है जो आरएनए एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपका केंद्रिका पाया जाता है और केंद्रिका जो है आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। तो कोशिका जो गतिविधियां नियंत्रित की जाती है वो आपका न्यूक्लियस से किया जाता है। ऊपर ही देखे हैं जो आपका न्यूक्लियस होता है वह ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है और जितना भी गतिविधियां कोशिका का है इसी से नियंत्रण किया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, न्यूक्लियस द्वारा कोशिका की गतिविधियां नियंत्रण की जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, जिसमें प्लास्ट में ग्रेना तथा स्टोमा
होता है जिसमें प्रकाशीय तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। करें कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह आपका प्लांट सेल में होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के वजह से ही आपका जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिससे कि पौधा का ग्रीन कलर या पतिया का ग्रीन कलर जो होता है इसी की वजह से होता है और यही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? अगर कोई आपका प्लांट सेल है और कोई एनिमल सेल है तो दोनों में हम लोग अंतर कैसे करेंगे? तो दोनों का अंतर जो है वह कोशिका भित्ति से करेंगे। कोशिका भित्ति मीन्स आपका सेल वॉल होता है। तो यहाँ पे प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल के कारण प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। पहला है कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, मीन्स जो सेल वॉल होता है वह केवल आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण रखता है तथा यह अर्ध पारगम्य होता है। इसको सेमी प्रीएम्बल बोलते हैं, जो एक कोशिका और दूसरी कोशिका से कुछ भी आवागमन को यह रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह आपका केंद्रक झिल्ली जो होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका क्या काम, मेन काम क्या है? तो इसका काम है आपका रेस्पिरेशन का। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य रेस्पिरेशन श्वसन का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ का जो ऑक्सीकरण होता है वह यहीं पे होता है। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो खाद्य पदार्थ हम लोग बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे बनाते हैं जिसमें कि अधिक मात्रा में नमक, जैसे कि आपका अचार पिकल्स बनाते हैं तो पिकल्स में हम लोग अधिक मात्रा में नमक डालते हैं। और चीनी जो होता है बहुत सारे ऐसा जैम वगैरह बनाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में चीनी देते हैं। तो नमक और चीनी दोनों जो है वह खाद्य पदार्थों को अधिक लंबी समय तक प्रिजर्व करके रखता है, संरक्षित करके रखता है, उसको खराब होने नहीं देता है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन करते हैं। सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव संकुचन के कारण खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र सेंट्रिओल्स पाया जाता है। तो यह आपका प्राणी कोशिका में पाया जाता है। तारक केंद्र सेंट्रिओल्स जो होता है प्राणी कोश में पाया जाता है। तारक केंद्र कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो आपका सेल डिवीजन होता है उसमें आपका सेंट्रिओल्स जो होता है वह हेल्पफुल होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरी लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होते हैं वह आपका उसके हरित लवक झिल्ली में क्या उपस्थित होते हैं? तो उसमें आपका थाइलेकाइड्स उपस्थित होते हैं। एक्सप्लेनेशन है, प्रकाश संश्लेषण वर्णक हरी लवक में थाइलाकाइड पाए जाते हैं। राइबोसोम केंद्र
राइबोसोम केंद्रक है। तो राइबोसोम जो है वह प्रोटीन संश्लेषण के लिए यह है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। नेक्स्ट, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, यह सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह आपका गलत है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिकाएं विद्यमान होते हैं, यह सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही नहीं, तो बी है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ऐसा नहीं है। कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। जो एनिमल सेल्स होता है उसका पावर हाउस कौन सा भाग कहलाता है। तो एनिमल सेल्स का पावर हाउस जैव कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। एनिमल सेल्स का जो पावर हाउस होता है वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो आपका प्लांट सेल में भी एनिमल दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को एटीपी में तथा एटीपी को एडीपी में परिवर्तन करता है। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में आपका सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। जो कोशिका भित्ति होती है आपका सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का होता है। कह रहा है कि जंतु कोशिका एनिमल सेल में सेलुलोज की कोशिका भित्ति सेल वॉल होता है और यह अनुपस्थित होता है। जो सेल वॉल जो होता है जंतु कोशिका में यह आपका अनुपस्थित होता है। सेल वॉल आपका प्लांट सेल में होता है। गोल्जिका उत्पन्न हुए गोलिकांग जो है वह अंतर्द्रवी रेक्टिकुलम जिसको हम लोग ER बोलते हैं इससे उत्पन्न होता है। गोल्जिका अंतर्द्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से उत्पन्न होता है। गोल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में लाइसोसोम का निर्माण होता है। जो गोल्जी बॉडी होता है उससे आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होता है पादप कोशिका में पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल जो होता है आपका सेलुलोज का बना होता है और गोल्जी बजी जो होता है उसे आपका लाइसोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लियोइड्स का है। तो यह आपका वाहिनी कोशिकाएं हैं। वाहिनी कोशिकाएं एकमात्र पादप कोशिकाएं हैं जो बिना न्यूक्लियोइड होता है। जड़ के पतला धागे जैसा निकला होता है जिसे मूल रोम कहते हैं। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यह आपका अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला होता है। अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल तथा क्लोरोप्लास्ट से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति जो है सेल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मीन्स एनिमल सेल में पाया जाता है। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो यह आपका क्लोरेला है। इसका उपयोग जो है वह अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन है, क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री यान के हौज में भोजन एवं ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ ले जाते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह अपने साथ में इसको भोजन और ऑक्सीजन के लिए क्लोरेला को अपने साथ में अंतरिक्ष में ले जाते हैं। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो टमाटर पक जाता है उसका जो रेड कलर होता है वह किसके प्रेजेंटेशन के कारण होता है। तो यह जो है आपका
कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कैरोटीनॉइड्स लाइकोपीन जिसको बोलते हैं, इसके कारण पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। आपका जो पर्णहरित होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपका प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यह सहायक होता है। हार्मोन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। जो हार्मोन जो होता है वह हमारे शरीर के बहुत जो क्रियाएं होता है उसको नियंत्रण करता है और वृद्धि में भी सहायक करता है। बहुत सारे हार्मोन जो है वह वृद्धि हार्मोन होता है जिससे कि हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है। विटामिन की खोज 1912 में फंग के द्वारा किया गया था। फंग वैज्ञानिक है, उनके द्वारा 1912 में विटामिन का खोज किया गया था। विटामिन से किसी प्रकार के ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर के लिए लाभदायक होता है। हम लोग जो विटामिन लेते हैं उससे हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलता है। यह जो विटामिन होता है वो प्रोटेक्टिव फूड होता है। यह हमारे डिजीज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है बॉडी से और यह हमारे थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो यह रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज किए थे। एक्सप्लेनेशन है 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ द जेनेटिक्स को मेंडल को कहा जाता है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये आपका पौधे के सेलों में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। सेलुलोज भित्ति जिसको सेल वॉल बोलते हैं पौधे के सेलों में पाया जाता है। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? तो यह गेहूं में होती है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो यह अंतःप्राशन के कारण। अंतःप्राशन कोशिका अंतःप्राशन की क्रिया द्वारा फूलने लगती है जिसे स्फीति कहते हैं। अतिवर्धन का अर्थ है, अतिवर्धन का क्या अर्थ है? तो अतिवर्धन का अर्थ है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। जो कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होता है उसको अतिवर्धन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन है कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि से कैंसर नामक बीमारी होता है और इसी को हम लोग अतिवर्धन कहते हैं। सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीव है और आपका स्वयं यह विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। सेलुलोज और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्रक स्थित है, हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है वह हैदराबाद में है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में उपस्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्था आपका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्था लखनऊ में है और केंद्रीय औषधि शोध संस्था लखनऊ में स्थित है। जीवन की मूलभूत इकाई जिसको यूनिट कहते हैं वह क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है वह आपका कोशिका है। कोशिका को आपका बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वह कहा जाता है हमारे शरीर का। एक्सप्लेनेशन है जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका सेल के अध्ययन विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ द सेल हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पहला जो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। सेल टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जो भी प्रत्येक जीव है उसका उत्पत्ति आपका एक कोशिका से होता है। जो एक कोशिका से होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जो बहुकोशिकीय जीव होता है जिसका उत्पत्ति बहुकोशिका से होता है उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन आपका श्लाइडेन और श्वान ने 1838 से 39 में दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है।
मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं, जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। लाल रक्त कोशिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 में किया था। बेडा माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को शक्ति केंद्र कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइटल बैग कहते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेडियंट्स के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? या सक्रिय परिवहन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेडियंट्स के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल में होता है। जो आपका 6 सेल्स होता है, उसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके एक सेल के विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। समसूत्री विभाजन कायिक सोमैटिक सेल में होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। जो समसूत्री विभाजन का प्रोफेज अवस्था होता है वह छोटी होती है, और अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज अवस्था जो होता है वह लंबी होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर्स क्रोमैटिक के बीच होता है। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है वो आपका ओवम है। सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम है। और कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। आपका फंक्शनल एंड फंडामेंटल जो है अपने यूनिट होता है। और सबसे कह रहा है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका जो है ओवम है। ओवम जो है वह आपका फीमेल से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो यह आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वह आपका प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में पाया जाता है, बट आपका एनिमल में नहीं पाया जाता है। एक्सप्लेनेशन है, क्लोरोप्लास्ट कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। जीव द्रव को जीवन का आधार माना जाता है। जीव द्रव का नामकरण पुरकेंजे ने किया था। जीव द्रव का 76% ऑक्सीजन तत्व का बना होता है। जीव द्रव का लगभग 76% जो है वो ऑक्सीजन का बना हुआ होता है, और जीव द्रव में लगभग 90% जल होता है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो फंगस होता है, फंगी होता है, उसका कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। एक्सप्लेनेशन है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइटोलॉजी कहा जाता है। कवक पर्णहरित, सकेंद्रीय, समवहन उत्तक सहित थैलाफाइट्स हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। कवक से आपका बीमारी भी होता है, फंगसल डिजीज होता है। यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, यह आपका उच्च तापमान की वजह से होता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान है। इकाई नोमेडा संघ का जीव तारा मछली, पिस्टल स्टार एवं फीदर स्टार हैं। एंटीडॉन का नाम फादर स्टार है। ऑफियोरा को बिटल स्टार कहते हैं। और प्लाज्मा 90% भाग जो है, लगभग प्लाज्मा का 90% भाग जो है वह जल रहता है। तो यहाँ पे सितारों या फिश होता है, टाइप्स ऑफ द फिश होता है। डैश एक बहुकोशिकीय जीव है।
यहाँ पे कह रहा है जो आपका मल्टी सेलुलर जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यह एगेरिकस जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक्सप्लेनेशन है एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्म इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं। साइटोलॉजी, कोशिका को अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द सेल साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका आपका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोटोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो में क्या होता है कि यह सरल रचना वाली कोशिका होती है जिसमें जीवाणु कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में बार बार उस क्वेश्चन को रिवाइज करके बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि हम लोग मेनी टाइम्स रिवीजन हो सकता है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर जो है वो हम लोग किसको कहते हैं, तो इसको न्यूक्लियोलस को कहते हैं कोशिका का मास्टर, क्योंकि इसी को ब्रेन ऑफ द कोशिका कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इस कोशिका ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो यह आपका नाभिक है, जो न्यूक्लियस होता है उसको जो कोशिका का हम लोग मास्टर कहते हैं। एक कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक, न्यूक्लियस कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। तो कोशिका में केंद्रक की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए थे। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग नाभिक या केंद्रक कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे हम लोग केंद्रक कला या फिर केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव जो होता है वह भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव में महीन जाल क्रोमैटिन को जालिका कहते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यह आपका जो केंद्रक द्रव में महीन जाल जो होता है वो क्रोमैटिन को जालिका कहते हैं और यह डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका का। राइबोसोम कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। लाल रुधिरकण जिसको आरबीसी में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन का शक्ति केंद्र कहा जाता है और इसमें ही ये आपका एटीपी फॉर्म में एनर्जी निकलता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। गोल्जिकाय को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है गोल्जिकाय, इसलिए इसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है जीन कहा जाता है। डीएनए के खंड जो एक प्रोटीन का जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। क्रोमैटिन जालिका डीएनए में प्रोटीन के बना होता है। डीएनए आनुवंशिकी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। जो हमारे माता पिता का जो गुण होता है, लक्षण होता है, वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो जाता है उसका वजह जीन होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटे एवं मोटे छड़ जैसी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की भी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्र द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो यह सारा जो एक्सप्लेनेशन है वह रिपीट हो रहा है, जैसे कि हम लोगों को बार बार रिवाइज होते जा रहा है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। जब मधुमक्खी काट लेता है तो हम लोग किसका घोल का उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा। मधुमक्खी का डंक के इलाज के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं।
एक्सप्लेनेशन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर को हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। या धोने का सोडा होता है उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं और खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। खाने के सोडा का अणुसूत्र जो होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में आदि में किया जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोवन सोडा का अणुसूत्र जो होता है Na2CO3 10H2O होता है। मीन्स अगर बाई तो खाई, तो यहाँ पे जो खाने वाला होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और जो धोने वाला सोडा होता है तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो यह आपका सुबेरियन है। इसका एक्सप्लेनेशन है, सुबेरियन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है। परिपक्व होने पर यह मृत हो जाती है। इसमें वायु भर जाती है। बोतलों में लगाया जाने पर कॉर्क इसका उत्तम उदाहरण है। पहले का जो बोतल होता था, बोतल का जो ढक्कन कवर जो होता था वह कॉर्क का ही बना हुआ होता था, लगता था। ये आपका क्यूरिकस शुगर नामक पौधे से प्राप्त होता है। कॉर्क जो है सो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है जीन कहते हैं। जो आपका प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA को हम लोग जीन कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को जीन कहते हैं। DNA का वह छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कोड निहित होता है उसे जीन कहते हैं। DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था 1909 में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। तो इसका आपका mRNA प्रति का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक mRNA प्रोटीन का निर्माण होता है। RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइबोसोम में RNA तथा प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जो स्तनीय लाल रुधिकरण होता है RBC में राइबोसोम नहीं होता है क्योंकि लाल रुधिकरण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। गोल्जिकाए को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होता है। तो इसमें आपका प्लाज्मा होता है। कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। यह उच्च तापमान पर पाए जाने वाली अवस्था है। किसी गैस की गतिज ऊर्जा तापमान का समानुपाती होता है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो आपका पेरेन्काइमा। इसका एक्सप्लेनेशन है, पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। पेरेन्काइमा उत्तक की शेलो परजीवी, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। इस उत्तक की कोशिका में सघन कोशाद्रव एवं एक केंद्रक पाया जाता है। पेरेन्काइमा उत्तक नए पत्ते, जड़, पत्तियां के एपिडर्मिस और कार्टेल्स में पाया जाता है। कोलेनकाइमा उत्तक विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे
पर्णवृंत, पुष्पवृंत और पुष्पावली वृंत में पाया जाता है। ये उत्तक जड़ों में नहीं पाया जाता है। स्क्लेरेंकाइमा उत्तक की शैलो मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आपका सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल का प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अस्थि कोशिकाएं एक हर्ट मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है। तो आपका Ca+P का बना हुआ होता है। यह जो आपका कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना हुआ होता है। एक्सप्लेनेशन है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है। अस्थि कोशिका मतलब बोन के बारे में बोल रहा है। तो यह आपका Ca और फास्फोरस मतलब कैल्शियम प्लस फास्फोरस का बना हुआ होता है। अस्थि एक ठोस, कठोर एवं मजबूत संयोजी उत्तर होता है। बोन एक मैट्रिक्स की बनी होती है। बोन जो है इसमें मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। परिअस्थि के द्वारा लिगामेंट्स, टेंडन्स द्वारा एक दूसरे तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती है। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तन धारियों में पाया जाता है। जो आपका आरबीसी कह रहा है, जो रेड आपका अस्थि मज्जा बोन मैरो जो होता है वह केवल स्तन धारियों में ही पाया जाता है।